नमस्कार सभी भैया बहनों को। भैया बहनों, हम सामाजिक विज्ञान में चर्चा कर रहे थे कृषि। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कृषि। और इस अध्याय सामाजिक विज्ञान का कौन सा भूगोल पृष्ठ क्रमांक जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, कौन सा पृष्ठ 24। तो कृषि पर मैंने कल आपको बताया भैया बहनों कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और हमारे यहाँ हमने आपको बताने का प्रयास किया कि खरीफ की फसलें, फिर रबी की फसलें। खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? मानसून के आगमन के साथ। रबी की फसलें शीत ऋतु के आगमन के साथ बोई जाती है। और जायद की फसलें जिसमें ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ जायद की फसलें बोई जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये हमारी जायद की फसलें हैं जो अधिक गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या भैया बहनों, इसमें पानी बहुत अधिक, पानी की मात्रा अधिक होती है, इस कारण यह गर्मी को सहन करने की शक्ति इसमें होती है। आइए हम अब थोड़ा चर्चा करें भारत में फसल उत्पादन। आज का टॉपिक भैया बहनों, तो फसल उत्पादन का अर्थ कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा है। विगत 60 वर्षों में, हमें 1947 में आज़ादी मिली भैया बहनों, उसके बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि भी लगातार हुआ है। देश में अनाज का कुल उत्पादन 1950-51 में 51 मिलियन टन था, जो 2010-11 की हम बात करें तो उस समय बढ़कर के कितना हो गया? 244 मिलियन टन। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत तेजी से फसल उत्पादन हमारे देश में बढ़ा है। अनाज के उत्पादन में विगत 60 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। हम स्वयं देख सकते हैं, आंकड़े यहाँ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। इसी काल में जनसंख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। फसल उत्पादन तो बढ़ा भी है बहनों, मगर ऐसा नहीं है कि जनसंख्या उतना ही रहा। जनसंख्या भी लगातार बढ़ते गया और जनसंख्या क्या हो गया बोले, उससे 3 गुना से भी अधिक बढ़ गया। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर के 121 करोड़ की आबादी वाला हमारा भारत बन गया। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। परंतु देश में 1950-51 में दाल का उत्पादन 8 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 18 मिलियन टन से मिलियन टन हो गया। इस काल में दाल के उत्पादन में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है। देश में 1950-51 में तिलहन का उत्पादन 5 मिलियन टन था, जो 2010-11 में बढ़कर के भैया बहनों 32 मिलियन टन हो गया। यह पहले से 6 गुना अधिक है। इस प्रकार देश में दाल के उत्पादन में भी वृद्धि तो हुई, मगर जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे उसके हिसाब से कम वृद्धि हुई है। भैया बहनों, आप उसी के आगे पृष्ठ देखिएगा जहां से मैं दंड आरेख आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। भारत में फसल उत्पादन मिलियन टन दिख रहा है, ये पृष्ठ क्रमांक 26 अपनी पुस्तक में देखिएगा। भारत में फसल उत्पादन मिलियन टन, तो ये मिलियन टन में उत्पादन बताने का प्रयास किया भैया बहनों। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत में अनाज उत्पादन कैसे बढ़ा। धान का उत्पादन पहले 21 था, वो बढ़ करके 96 हो गया। धान देख रहे हैं आप, ये धान का बता रहा है। यहाँ से इसका दंड आरेख बहुत ऊपर चला गया है। कितना बोल रहा है? 21 था, वो बढ़ करके 96 हो गया। फिर गेहूं का उत्पादन देखते हैं, जो 6 से बढ़कर 86। यहाँ पर नीले में उन्होंने 1950-51 का उत्पादन बताया। लाल आरेख भैया बहनों ये गेहूं के उत्पादन को बता रहे, जो बढ़कर के कितना हो गया? 86 मिलियन टन हो गया। फिर ज्वार की बात करें, 6 मिलियन टन से बढ़कर के यह 7 मिलियन टन हो गया। यहाँ पर लाल और नीले रंग का आरेख आप देख रहे हैं। उसके बाद बाजरा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है भैया बहनों, 3 मिलियन टन से बढ़कर यह 10 हो गया। वैसे ही मक्का 2 से बढ़कर 21 मिलियन टन हो गया। यहाँ से मक्का दिखाने का मैं प्रयास करूँ, मक्का देखिएगा। उसके बाद मोटे अनाज, तो मोटे अनाज पहले अधिक होता था, मगर अब क्या हो रहा है? अपेक्षाकृत कम हो रहा है। मोटे अनाज 6 से 3 मिलियन टन हो गया। दाल के उत्पादन की बात करें भैया बहनों, तो यह देखते हैं 8 मिलियन टन से 18 मिलियन टन हो गया। जबकि तिलहन की फसल आप लोग जानते होंगे, जिनसे तेल निकाला जाता है, वो तिलहन की फसलें कहलाती है, वह 5 से बढ़कर 32 हो गया। तो इस पूरे दंड आरेख में आप देखने का प्रयास करिएगा। धान जो बढ़कर के बहुत तीव्रता से बढ़ा, फिर उसके बाद गेहूं, इसका भी उत्पादन लाल आरेख में दिख रहा है, और तिलहन इसका भी उत्पादन बढ़ा है। भैया बहनों, अब ये उत्पादन जो बढ़ रहा है, क्या वजह है, क्या परिस्थितियां हैं, तो इसको हम स्वयं भी जानने का प्रयास करें।
विगत 60 वर्षों में भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु फसलों का उत्पादन में वृद्धि होने के ऐसे क्या आधारभूत कारण हैं, आइए हम जानने का प्रयास करें। तो भैया बहनों, सबसे पहला इसमें बिंदु आता है नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। अब ये नीरा बोए गए क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं बोए गए क्षेत्र का आशय उस भूमि से है जिस पर फसल बोई जाती है। यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। भारत का क्षेत्रफल निश्चित है, जमीन बढ़ने वाला नहीं है, भूमि बढ़ने वाला नहीं है, परंतु फसल का उत्पादन बढ़ेगा कैसे? तो इस निश्चित भूमि के अलग अलग उपयोग हैं। इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं तो दूसरी भूमि कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि कृषि भूमि का विस्तार करना हो तो जंगलों को साफ करना होगा। 60 वर्ष के आंकड़ों में हम कृषि भूमि में विस्तार देखते हैं। कृषि भूमि में यह विस्तार 1950 के दशक में ही हुआ है। इसके बाद विगत लंबे समय से यह स्थिर अवस्था में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास और जमीन नहीं है जिसका हम कृषि कार्य में उपयोग कर सकें। तो थोड़ा बहुत फर्क परती भूमि के कारण, कृषि भूमि के अन्य उपयोग के कारण आता है, अर्थात परती जो कि बंजर है, खाली जमीन है, उसका हमने थोड़ा उपयोग ज़्यादा किया, इसलिए कृषि क्षेत्र की भूमि में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो यहाँ पर भारत में नीरा बोया गया क्षेत्र 1950-51 में 119 मिलियन हेक्टेयर था, जो 1990-91 में 143 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 2001 में देखते हैं तो 141 मिलियन हेक्टेयर और 2010-11 में 142 मिलियन हेक्टेयर हमारा नीरा बोया गया क्षेत्र। भैया बहनों, नीरा बोया गया क्षेत्र मतलब क्या? तो यहाँ पर नीचे आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। नीरा बोया गया क्षेत्र का अर्थ होता है उस वर्ष के दौरान सभी फसलों के लिए बोया गया क्षेत्र। ऋण यह क्षेत्र जो उस वर्ष के दौरान एक से अधिक बार बोया गया है। जैसे उसमें उसने धान बोया, भैया बहनों धान के लिए वो गिनती में आ गया। फिर उसके बाद वो धान की फसल को काट दिया, फिर क्या कर रहा है, उसी में वो गेहूं बो रहा है या उसी में चना की बुआई करता है। इसका मतलब वह चना के लिए भी गिनती में आएगा, गेहूं के लिए भी गिनती में आएगा और चावल या धान उत्पादन के लिए जो उपयोग किया उसकी भी वह गिनती में आता है। उसे हम नीरा बोया गया क्षेत्र कहेंगे। भैया बहनों, इसके आगे के और पृष्ठ में दिखाने का प्रयास करूं, पृष्ठ 28। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि हमारे यहाँ लगातार फसलों का उत्पादन बढ़ा है? तो हमने देखा जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था भैया बहनों, उस समय हमारे यहाँ सिंचाई की बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। हमारे यहाँ ट्यूबवेल, बोर ये सब सुविधाएं नहीं थी, बांध का अभाव था, नहरों का, तालाबों का अभाव था और हमारी कृषि मात्र भगवान भरोसे चल रहा था, मानसूनी वर्षा पर आश्रित था। पानी गिर गया, फसल हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस प्रकार से हम देखते हैं। और जब सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने लगा तो इससे क्या देखते हैं, इससे एक ही खेतों में बार बार फसलों का उत्पादन होना शुरू हो गया। वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता था, जिससे अधिकांश भागों में कृषि की जाती है। लेकिन बारिश के मौसम के बाद पानी के अभाव में अधिकांश भूमि परती खाली पड़ी रहती थी भैया बहनों। पर फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली और 1950-51 हमारे देश में प्रथम जब चुनाव हुआ भैया बहनों, तो कृषि उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया गया और 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, जो 10-11 में हम बात करें 2010-11 में, तो इससे 3 गुना अधिक वृद्धि हो गई और यह 64 मिलियन हेक्टेयर हो गई। इसमें कुछ भूमि ऐसी भी है जिस पर 2 बार सिंचाई की सुविधाएं भी प्राप्त है या संभव है। यदि इस प्रकार से हम विचार करें तो आखिर फसलों का उत्पादन इतना क्यों बढ़ा? तो भैया बहनों, फसलों का उत्पादन बढ़ने का कारण ये है कि हमारे यहाँ सिंचाई सुविधाओं का निरंतर विस्तार हुआ है। एक चार्ट में दिखाने का मैं प्रयास करूं, नहर नीले रंग से आप देखिएगा, नहर क्या सिंचाई पहले होता था और उसके बाद ये जो लाल रंग दिखा रहा है वो उससे बढ़ करके 2010-11 में कितना तीव्रता से बढ़ा वो बताना चाह रहा है। फिर पहले तालाब से सिंचाई ज़्यादा होता था, अब कम होने लगा, मगर नलकूप से पहले सिंचाई ना के बराबर था। मगर भैया बहनों, हमारी देश की आज़ादी के बाद नलकूप से बहुत ज़्यादा बोर, ट्यूबवेल से सिंचाई होने लगी, फिर कुआं से भी सिंचाई का विस्तार हुआ, अन्य माध्यमों से नालों में बांध बनाना, अन्य हमारी सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग किया गया।
भैया बहनों, इसके कारण आज खेतों में हम देखते हैं रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, जैसे जैसे मौसम आता है वैसे वैसे फसलों का उत्पादन होता है और पानी हमारे हाथ में आज हो गया है। नल से, ट्यूबवेल से, बोर से, तालाब, कुआं, अन्य अन्य संपूर्ण सुविधाओं के कारण आज फसलों का उत्पादन सिंचाई व्यवस्था के कारण बढ़ने लगा है। परंतु भैया बहनों, ये भी उतना ही सच है कि आज नलकूप, बोर, ट्यूबवेल से लगातार हम भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आज भूमिगत जल स्तर भी कम होने लगा है। और पंजाब हरियाणा की बात करें भैया बहनों, जहां हरित क्रांति आई थी, वहां से 4 से 6 मीटर तक पानी का स्तर नीचे चला गया है। भैया बहनों, आज सिंचाई में जितना हमने उपयोग किया है, पानी का उपयोग जितना ज़्यादा हमने किया है, आज यह लहलहाती हमारी फसलें, हमारी ये खेत ये बता रहा है हम फसलों का उत्पादन तो कर रहे हैं, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तो कर रहे हैं, मगर भूमिगत जल का उपयोग ज़्यादा होने के कारण आज भूमि जल स्तर, जिसको वाटर लेवल कहते हैं, वह नीचे जा रहा है। इसलिए हमें सोच समझकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। भैया बहनों, अगले कालखंड में और मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।